प्रवक्ता विनीत सिंह हैं। विपक्ष से आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान और विकासशील इंसान पार्टी के प्रवक्ता नीलाभ शाही हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। शुरुआत आरजू खान मैं आपसे करता हूं। सवाल तो यही है सबसे पहले कि तेजस्वी यादव को यह क्यों कहना पड़ा कि बिहार में अल्पसंख्यकों के साथ अगर कुछ गलत हुआ, किसी ने बुरी नजर डाली, तो उसकी नजर को ठीक करने का हर तरीका मुझे आता है। इतना कड़ा कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? देश में अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय के साथ खड़ा होता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि बेशर्म सियासत की तस्वीर 2014 से हम देख रहे हैं 2025 तक। ट्रेन में चलने वाला कोई अगर सिपाही होता है तो ट्रेन में 2 से 3 बार चक्कर लगाता है और अगर दाढ़ी वाले दिख जाते हैं तो उनको गोलियां मार देता है। वो आपके टीवी स्क्रीन पे देखा गया। यही बिहार में आरपीएफ वाले लोगों ने एक इमरान नाम के लड़के को मार के उसकी पेट की आंत निकाल दी थी, जबकि उसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। यही लोग थे जो सत्ता संरक्षित लोग थे। आपके बिहटा आगे में जो है आपका बिहटा पाली के पास एक आदमी को घर में घुस के 2 लोगों को गोलियां मार दी गई थी। उसके बाद आदरणीय नेता लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव उससे एम्स में मिलने गए थे। यही बचौल साहब हैं जो कि महबूब आलम को विधानसभा के अंदर उनके जाति सूचक लेकर शब्दों को गालियां देने का काम किया। देश की बेशर्म सियासत ने यह देखा कि कुंवर दानिश को गालियां दी गई संसद के पटल पे। देश ने देखा देवेश चंद्र ठाकुर ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। तो बुरा क्या है? आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं और संविधान को अपने जूते के नोक के तले रोनते हैं। अगर कोई भी अगर नेता अगर खड़े होता है, प्लीज मैं एक मिनट आरजू खान साहब हम लोग बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और मैं आपकी सारी जो भी आपकी समस्याएं हैं या जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन संविधान को इग्नोर कर रहे हैं, संविधान को रौंद रहे हैं। लेकिन ये जूते की नोक पर संविधान का उतना सम्मान करिए। मुझे लगता है ये बार बार ये सब शब्द बोलना ठीक नहीं है कि जूते की नोक पर रौंद रहे हैं। आप सीधे कह दीजिए कि संविधान को नहीं मानते, हम उसको सुनें। आप जब किसी संवैधानिक पद पे बैठ जाते हैं तो पूरे देश के लोग भारतवासी होते हैं और बिहार प्रदेश के लोग पूरे बिहारी होते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? देश में और प्रदेश में नफरत का अफीम डाल। अच्छा आरजू खान जी, मैं एक सवाल आपके विरोधी दल वालों से सवाल लूं, उससे पहले मेरा एक सवाल है। आपने जितने वाकये अभी गिनाए हैं जी, निश्चित तौर पर वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की घटना होती है तो। लेकिन आपने भी अभी अपनी बातों में यही कहा कि ट्रेन में दाढ़ी वाला दिख जाए तो गोली मार दिया जाए, अगर कोई मुसलमान है तो इसके आधार पर उसको मार दिया जाए, घर में घुसकर गोली। क्या इस तरह की आपराधिक घटनाएं किसी दूसरे कौम के लोगों की तरफ से हिंदू पर या किसी और कौम पर नहीं हुई है क्या? अगर अपराध को आप धर्म में बांट रहे हैं तो ये मेरा सवाल नहीं है, मैं पहले ही माफी मांगता हूं, ये मेरा सवाल नहीं है। आपने चूंकि मुसलमान शब्द का प्रयोग किया, टोपी और दाढ़ी का जिक्र किया, क्या दूसरी कौम के लोगों ने कभी हमला नहीं किया है क्या इस तरह की आपराधिक घटनाएं? बेशर्म सियासत की, अभिषेक जी सुन लीजिए, जवाब मैं दे रहा हूं। हाँ। इस देश की बेशर्म सियासत की तस्वीर 2014 से उभर गई है और पूरे देश में यही देखा जा रहा है कि एक समुदाय को टारगेट करके मारा जाता है। छोटे छोटे बच्चों के स्कूलों तक ये जहर पहुंचाया गया है। छोटे बच्चों को झापड़ मार के जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है। इस देश में जो दलित है, जो वंचित है, उसके चेहरे के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। जो पता चलता है कि जो दंगे के अपराधी होते हैं उनको जेल से रिहा होने के बाद माला पहनाया। कुंतल जी बहुत गंभीर आरोप हैं और मैं चाहता भी हूं कि बहुत गंभीर और बहुत संगीन, मैं गंभीर के साथ यह भी जोड़ा हूं, बहुत संगीन किस्म की बातें आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन शायद वो एक ही तबके की बात हो रही है और वो बहुत गंभीर कि बिहार में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। अभिषेक जी, हमारे काबिल दोस्त आरजू खान साहब ने जो बात कही उसी बात को मैं फिर से रेजोनेट करता हूं कि जब इंसान किसी संवैधानिक पद पर बैठ जाता है तो उसको इस तरह की विभाजन वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, इसकी पूरी की पूरी राजनीतिक फिलॉसफी इसी बात पर टिकी हुई है कि मुसलमानों का अपीजमेंट हम करें किसी भी तरीके से। साहब, आप मुसलमानों का अपीजमेंट करने के लिए इस स्तर तक गिर जाएंगे। तेजस्वी यादव जी
इस बात को कहते हैं कि अगर मुसलमानों को कुछ हुआ, तेजस्वी यादव के पिताजी इस बात को कहते थे माई। 1995 में जब माई का नारा लगा था तब क्या था साहब? तब सियासत की शर्म कहां गई थी? 1995 में जब भूरा बाल साफ करो जैसे बात हो रहे थे तब सियासत की शर्म कहां गई थी? राष्ट्रीय जनता दल की पूरी फिलॉसफी इसी बात पर टिकी हुई है कि मुसलमानों को अपीज करो और कुछ भी करके मुसलमानों का वोट लो। और मुसलमानों के तुष्टीकरण में राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव राजनीति की सारी हदों को पार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो आज कहा, किसी भी नेता प्रतिपक्ष के मुंह से निकलने वाले सबसे शर्मनाक शब्द है। पुलिसिया बर्बरता हुई, तुरंत कार्रवाई हुई। पुलिसिया बर्बरता किसी के साथ होगी, गलत किसी के साथ होगा तो गलत है। नहीं, तेजस्वी यादव को विश्वास का है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पुलिस का भी इसी तरीके से भगवाकरण हो रहा है, या पुलिस को भी एक खास मानसिकता बनाई जा रही है पुलिसकर्मियों की। शर्म आनी चाहिए। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक इंसान ऐसी बात कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। कुछ दिन पहले जब आप सरकार में थे तब आपको यह चीज नहीं दिख रही थी? शर्म आनी चाहिए। सियासत के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए, अपनी राजनीति के लिए पूरे सिस्टम को ये कटघरे में खड़े कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों का वोट इनको मिल सके। चलिए, आरजू खान कोई जवाब देना चाह रहे हैं। आरजू खान बताइए, आरजू खान कुछ कहना चाह रहे हैं। पूरा पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस मुसलमानों के वोट, क्योंकि आरजू खान जी आपने जो बातें कही हैं और इस मंच से चूंकि आप एक डिबेट में बैठकर कैमरे के सामने बच्चों का भी आपने अभी जिक्र कर दिया कि बच्चों को सांप्रदायिकता का, ठीक है कुंतल जी एक बातों का जवाब दूंगा। मैं आपके सवाल से नहीं भागूंगा। मैं अतीत का कुंतल जी मैं नहीं अभी अपने बेरंग चेहरे को। कुंतल जी एक मिनट कंबल ओढ़ के सुनने का साहस रखिए। कुंतल जी सुनिए। नहीं, चूंकि आरजू खान जी आपने बच्चों का भी जिक्र कर दिया इस पूरी सियासत में। मैंने नहीं कहा। आरजू खान जी अभिषेक जी, कुंतल जी प्लीज तो मैं जवाब दे रहा हूं। ये मामला थोड़ा मैं चाह रहा हूं कि गंभीरता से बात हो, लेकिन आपने आरजू खान जी आपने चूंकि स्कूली बच्चों का भी जिक्र कर दिया ना इस पूरे मामले में, तो मैं आपको बता रहा हूं। आपने कहा कि इसी चैनल पे आपने खुद कहा कि हम लोग टेलीविजन पर चलाए हैं, तो टेलीविजन पर हमने ये भी चलाया है कि स्कूल में बच्चे को यह बताया गया कि भगवान राम नहीं थे, भगवान राम मुस्लिम थे। यह भी तो बढ़ाते हुए दिखा गया। उसका तो आपने जिक्र नहीं किया जब एक शिक्षक ने बच्चे को यह सब समझाना शुरू किया, लेकिन आपने यह बताया कि जय श्री राम का नारा लगवा दिया गया। मैं उसका अभी खंडन करता हूं। जो गलत है वो गलत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देश के हिंदू मुसलमान की एकता से डर लगता है, और वो एकता से इसलिए डर लगता है कि इनके गद्दी को खतरा है। ये देश के अंदर ठीक है। मैं एक बार और लोगों को भी जोड़ता हूं। नीलाभ जी के पास एक बार चलता हूं। सबको जोड़ेंगे चर्चा में तो ठीक होगा। नीलाभ जी बताइए, क्या वाकई ये कह देना कि 1 साल पहले तक महागठबंधन की सरकार थी, और मैं फिर कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष का बयान मैंने चला दिया। मैं नहीं बोल रहा हूं अपनी तरफ से, सारे लोगों के बयान चलाए, विपक्ष का, सत्ता पक्ष का। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने उस घटना का खंडन भी नहीं किया, घटना के बाद हमने कार्रवाई भी की, पुलिस ने खुद से संज्ञान लेकर एक्शन लिया, फिर भी मुसलमान खतरे में और मुसलमान के लिए हम ढाल बनेंगे, और कहा गया कि नजर हमको ठीक करना हर तरीके से आता है। ऐसी नौबत क्यों आ गई? अभिषेक जी, आप जानते हैं कि कोई भी पिछले 2014 से पहले क्या देश खतरे में नहीं था? 2014 के बाद ही देश खतरे में, फलाना खतरे में, ये खतरे में क्यों होने लगा? और अभी हमारे भाई कुंतल जी ने, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो अभी बहुत लंबा चौड़ा, एकदम साफ सुथरा, एकदम सजा सजाया बयान दे रहे थे। तो जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके ही संवैधानिक पद पे बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री कभी बोलते हैं चुनावी रैलियों में कि बटोगे तो कटोगे। ये क्या है? अरे बांटने की राजनीति आप लोगों ने शुरू की है 2014 के बाद से। आप लोगों ने ये बीजेपी और आरएसएस मानसिकता के लोगों ने 2014 के बाद यह लोग इस देश के अकलियत समाज को डरा के, धमका के ये लोग रखना चाहते हैं।
वर्तमान की परिस्थिति यह है। ठीक है, आपने जिस मुख्यमंत्री आपने जिस मुख्यमंत्री का जिक्र किया वो ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आप इशारों में जिक्र कर रहे थे। सवाल अभी बिहार पर हम केंद्रित करके इसलिए पूछ रहे हैं कि बिहार में एक घटना हो गई और विपक्ष ये कह गया कि मुसलमान खतरे में आ गए बिहार में। अभिषेक जी, आपने सिर्फ अभी एक घटना का जिक्र किया है। हाँ। ऐसी तमाम कितनी घटनाएं होती है जो सोशल मीडिया तक तो दब के रह जाती है। पेपर मैं वही कह रहा हूं कि अभी तेजस्वी यादव ने एक मिनट नीलाभ जी, थोड़ा सा गंभीरता से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। एक घटना नहीं, मैं मानता हूं और भी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। एक घटना हुई, एक मुस्लिम कौम के एक मौलाना जो है उनके साथ ये हुई, लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव ने तमाम क्राइम बुलेटिन जारी किए ना, और उसमें बहुत सारे हत्याओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया। यहां मारपीट का मामला है, वहां तो हत्या का भी जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने तब तो नहीं कहा कि हम कोई नजर डालेगा किसी भी पर तो हम उसकी नजर ठीक करना जानते हैं और कुछ भी कर जाएंगे, हर तरीका आता है हमें। ये मुस्लिम मौलाना पर ही क्यों तेजस्वी यादव के मुंह से ये शब्द? अभिषेक जी, हाँ, विगत कुछ दिनों पहले आप सम्राट चौधरी जी का एक बयान आप याद करिए। उन्होंने खुलेआम मंच से कहा था कि हमारे समाज, हमारे जाति के भाइयों पर कोई अगर आंख भी उठाएगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो वो क्या था? ये क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? पूरी बात बताइए मुझे। तेजस्वी जी ने अगर कहा है, तेजस्वी जी ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर में उनको गड़बड़ी दिख रही है, उनको लग रहा है कि प्रशासन आरएसएस मानसिकता से काम कर रहा है और अकलियत समाज पे लग रहा है कि इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो उन्होंने सही कहा है। एकदम मुझे समझ में नहीं आता है। मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी यादव ने जो कहा, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी चिंता को मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूं कि चलो चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सिर्फ एक मौलाना की पिटाई के मसले पर यह कहने की जरूरत पड़ती कि अगर तेजस्वी यादव क्राइम की घटनाओं पर सवाल ये उठाते और कहते कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, बात समझ में आती। ये तेजस्वी यादव को पहली बार ये याद आया जब मौलाना के साथ ये हुआ। अभिषेक जी, ऐसा नहीं है। तेजस्वी जी ने कई मामलों पे आवाज उठाया है, और रही बात आप मौलाना साहब की मैं तो भाई साहब आपको याद दिला रहा हूं, आपने कई बातों पर आवाज उठाई, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने एक बुलेटिन सारे जारी किए, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं नजर ठीक कर दूंगा या सबकी व्यवस्था दुरुस्त कर दूंगा? ये शब्द उन्होंने तब तो नहीं कहा। तो मैं उसी का तो आपको जवाब दे रहा हूं कि सम्राट चौधरी जी का बयान मीडिया में ही है, आप निकाल लीजिए। सम्राट चौधरी को तो मैं सही कुछ बोल ही नहीं रहा, उनके बारे में तो बोल ही नहीं रहा, वो गलत ही बोले होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने क्यों बोला, इस पर जवाब दीजिए ना। तेजस्वी यादव को अभी ये क्यों कहना पड़ा? अभिषेक जी, इसलिए कहना पड़ा कि 2014 के बाद हाँ, बिहार से लेकर पूरे देश में अकलियत समाज को दबाया जा रहा है। पॉइंट पर आ रहा हूं कि यानी मतलब नेता प्रतिपक्ष को लगा होगा ना कि बहुत खतरा है मुसलमानों पर, तभी तो उन्होंने ये बोला होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वही चीज मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसी पर डिबेट को केंद्रित भी रख रहे हैं। विनीत जी आते हैं, कुंतल जी सबको शामिल करें डिबेट में जरा। विनीत जी, तेजस्वी यादव को लग रहा है कि मुस्लिम कौम जो है इस पर खतरा है बिहार में, बाकी कौम के साथ भी अपराध हो रहा है, लेकिन तब तेजस्वी यादव को शायद इतने कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ा। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया कि हर तरह से हमको तरीका आता है ठीक करना। अभिषेक भाई आपको नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को गुड इवनिंग जी। देखिए अभिषेक भाई, ये तेजस्वी यादव विशेष करके राजद और सामान्य जो विपक्ष है उनका दोहरा चरित्र उजागर करता है, जो कि कानून को बिल्कुल धत्ता बताते हैं। काश ये शब्द जो इन्होंने बयान दिया है ये सबके बारे में बोलते हो, क्या अल्पसंख्यक क्या बहुसंख्यक के बारे में, पर ये क्या करेंगे, सेलेक्टिव नैरेटिव की बात करेंगे। जब हिंदुओं का जब जुलूस निकलता है, जब मूर्ति विसर्जन निकलता है, तब उसमें पत्थरबाजी होती है, तेजस्वी यादव जी कुछ उस पर नहीं बोलते हैं। जब रूट मांगा जाता है तब कुछ नहीं बोलते। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, अभी देश की तो बात छोड़िए, क्या लखनऊ में हुआ, संभल में हुआ, राजस्थान में हुआ, उसकी बात नहीं करेंगे। कल तक तो ये बाप की पार्टी थी भाई, सारे समुदायों को लेकर चलने की बात कर रही थी, लेकिन जो ये रंग चढ़ा हुआ है ना, वो रंग उतरता है समय समय पर, और रंग उतर के दिखाता है माई समीकरण, जिसमें कि मुस्लिम और यादव ही आते हैं। मुद्दा विहीन राजनीति करना है, और अपना बिल्कुल अपने शुरुआती उद्बोधन में सही बात कहा है कि अपना वोट साधने के लिए हम शुरू से कई बार आपके चैनल पे कहा गया है अभिषेक भाई कि इनके पास कोई सार्थक विपक्ष की भूमिका नहीं दिखी है। जनता जानती है तो कभी ये माननीय मुख्यमंत्री जी को इधर बुलाएंगे, कभी कुछ बोलेंगे और कभी ये बात करेंगे। अरे भाई, अगर आप इतने ही हिमायती हैं अल्पसंख्यक के, तो कांग्रेस के एक नेता ने कहा, शहनवाज आलम ने, कि भैया जीतेंगे हम 2025 में तो तेजस्वी यादव भले ही सीएम बन जाए, लेकिन डिप्टी सीएम एक मुसलमान रहेगा।
राजद ने क्या कहा, उसका विरोध किया। तो भाई ये क्या है, दांत दिखाने कुछ और है, खाने कुछ और है। तो जो ये चोला ओढ़ के रखा है ना अभिषेक भाई, इसको लेकिन विनीत जी मैं तो ये अभी उनसे भी, आरजू खान से भी बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर इतना ही है और बुलेटिन जारी हो ही रहा है, क्राइम बुलेटिन, तो एक बुलेटिन ये भी जारी हो जाए ना कि प्रदेश में मुसलमानों की कितनी हत्या हुई है, हिंदुओं की या दूसरे समुदाय के लोगों की कितनी हत्या हुई है, कितना किस पर अत्याचार हुआ है, पता चले। क्योंकि ये पता चलना इसलिए भी बहुत जरूरी हो गया ना कि तेजस्वी यादव या फिर विपक्ष को लग रहा है कि इस वक्त मुस्लिम खतरे में है बिहार में। विनीत जी। अभिषेक भाई जबरदस्त बात, ये जारी नहीं करेंगे ना। मैं तो पहले ही कहा आपको कि भैया अगर वोट बैंक की राजनीति करनी है, वोट को साधना है, और आपने अल्पसंख्यक का हित कब चाहा है? आप कभी भी ये बता दीजिए, जब भी 15 साल रहे हैं आपने क्या किया उनके लिए? आप तो उनको वोट बैंक के अलावा सिर्फ समझते नहीं है। ये तो इनकी आगे बढ़ने की, उत्थान की कवायद 2014 के बाद शुरू होती है, जबकि एनडीए की सरकार केंद्र में और बिहार में आती है, जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं कि कोई भी स्कीम है उसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। तेजस्वी यादव के गले यही नहीं उतरता। अभिषेक भाई ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं आरजू जी? आरजू जी बताइए, क्योंकि यहां सवाल यही है कि भाई अगर ऐसा बुलेटिन एक जारी हो जाए, पता चल जाए किस पर कितना अत्याचार हुआ है, तो शायद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि देश के हिंदू मुसलमान की एकता और अखंडता से भारतीय जनता पार्टी, अभी देश नहीं, मैं तो बिहार की बात कर रहा हूं भाई। नेता प्रतिपक्ष बिहार के हैं तेजस्वी यादव, और बिहार में उन्होंने मुसलमानों को खतरे में बताया है। मैं बोल रहा हूं, कात्यायन जी मैं बोल रहा हूं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। देश का या प्रदेश का कोई भी अगर वर्ग है, कोई जाति समुदाय है, अगर उसके साथ अन्याय होगा तो वो अन्याय है। लेकिन देश में ये चलन चला है अपनी गद्दी नहीं, फिर नहीं, आरजू खान जी, मैं इस पर केंद्रित हूं, और मैं आप ही को नहीं, आरजू खान मैं आप ही को नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्ता पक्ष को भी चुनौती दे रहा हूं। मैं सत्ता पक्ष को भी चुनौती दे रहा हूं कि वो डेटा लेकर बैठेंगे, मैं जरूर इस पर डिबेट करूंगा। दोनों पक्ष डेटा लेकर आए कि किस समुदाय के किस लोगों, कितने लोगों पर कब कब हमला हुआ है, मर्डर हुआ है, मारपीट हुई है, हत्या हुई है, लेकर आइए डेटा, बहस हो जाएगी कौन कितना खतरे में है। इस देश में दो समुदाय, मैं बताता हूं आपको ना अभिषेक जी, सुनिए मैं बताता हूं। हाँ। इस देश में दो समुदाय है, एक अल्पसंख्यक और एक पिछड़ा और दलित है। अल्पसंख्यकों को चुन चुन के मारा जाता है और दलितों को प्रताड़ित किया जाता है। चलिए ठीक रूप से उनके, चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर संजय के पास भी चलता हूं। डॉक्टर संजय, मैं इसलिए मैंने कहा गंभीर और संगीन शब्द मैंने इसलिए बोला कि कानून में अक्सर इसका शब्द का इस्तेमाल होता है कि संगीन धाराओं में संगीन जुर्म है और संगीन जुर्म संगीन अपराध है। तो ये संगीन कुछ आरोप लगाए गए हैं बड़े। कहा गया है कि बिहार में मुस्लिम खतरे में है। एक घटना हुई, सत्ता पक्ष कह रहा है कि अगर हमें छुपाना होता तो हम कार्रवाई क्यों करते? हम तो कार्रवाई भी कर रहे हैं, हमने तो कहा नहीं कि नहीं ऐसी घटना नहीं हुई है, हम तो एक्शन भी ले रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसके बावजूद ये कुछ नौबत क्यों आई? नेता प्रतिपक्ष को इतना सख्त अंदाज में बयान क्यों देना पड़ा? नहीं, ठीक है, जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं वो खूब सख्त अंदाज में बयान दे, लेकिन बयान के पहले सिस्टम को और सिस्टम से जुड़े हुए लोगों को बाइफर्केट न करें, उनको एक ही रंग में रंगने की कोशिश न करें। ठीक है, वाहन चेकिंग के दौरान जो घटना घटी, जिस तरह से लोगों को थाने लाया गया और थाने ला करके वो जो ट्रेनी डीएसपी पर जो आरोप हैं, हो सकता है वो गलत किए, वो तो सीसीटीवी फुटेज है। बजाप्ते हेडक्वार्टर डीएसपी को जिम्मेवारी दे दी गई है कि आप पूरी जांच कर लीजिए, जांच तो होने दीजिए। जांच में जब कह ही रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग में जाएंगे, आपको बिहार की पुलिस पर भरोसा नहीं है, बिल्कुल मानवाधिकार आयोग में जाने का अधिकार है, लेकिन साक्ष्य तो पहले आ जाने दीजिए। सच्चाई क्या? अगर उस सच्चाई में दम है तो मैं मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति को, जिसको कि एक सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार है, बिल्कुल, पुलिस को ये राइट किसने दे दिया कि आप उनके साथ अमानवीय व्यवहार कीजिए? और इसको आप धर्म में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में मत बांटिए। एक घटना हम लोगों ने जिक्र किया था, सासाराम की घटना, वहां भी एक ट्रेनी डीएसपी एक खास कौम के थे, उन्होंने गोली चला दी थी। अब क्या माना जाए कि उन्होंने, चूंकि उस कौम के थे इसलिए उन्होंने गोली चला दी। सिस्टम तो काम करेगा, सरकार बदलते रहेगी, ठीक बात है कि कल तक महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार 28 जनवरी 2024 तक थी बिहार में, सारे अल्पसंख्यक सुरक्षित थे। जैसे ही एनडीए की सरकार आ गई, सारे अल्पसंख्यक असुरक्षित हो गए। ये नैरेटिव चुनावी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं जानता हूं,
मुझे भी रोज मुलाकात होती है, सारे समुदाय के लोगों से मेरे अच्छे रिश्ते हैं। इस तरह का वातावरण, इस तरह का नैरेटिव कोई भी बनाए, बीजेपी करे, आरजेडी करे, लेफ्ट करे, राइट करे, मैं मानता हूं कि ये एक शुभ संकेत नहीं है। इस तरह की नैरेटिव से बचनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल दोषी को सजा मिलनी चाहिए, वो ट्रेनी डी हो जो हो, अगर वो दोषी हैं, उन्होंने अगर किसी व्यक्ति के साथ, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ, अगर जिस तरह थे वाहन चेकिंग के दौरान क्या कर रहे थे, उसके लिए सजा देने के लिए कोर्ट है। लेकिन अब तो इस तरह के पनिशमेंट का राइट किसी थानेदार को, और बिल्कुल जो सीसीटीवी की बात हो रही है कि अगर सीसीटीवी में यह पकड़ा जाता है कि जिस तरह से वो टॉर्चर कर रहे थे या टॉर्चर करने का आरोप लगा है, बिल्कुल कानून पर कार्रवाई करेगा। न्यायालय जो है वो राइट और लेफ्ट में नहीं न बटा हुआ है। बिल्कुल न्यायालय बीजेपी और राजद का नहीं न है। न्यायालय तो न्याय करेगा ना, और न्यायालय न्याय किस आधार पर करेगा? साक्ष्य के आधार पर। तो सिस्टम तो वही है, सरकार बदल गई है, सिस्टम तो वही है। उस सिस्टम को जांच करने दीजिए और जांच तक साक्ष्य आ जाने दीजिए। नहीं, लेकिन उसमें डॉक्टर संजय, मेरा उसमें सवाल है, चूंकि यही जो आप भी कह रहे हैं कि एक तो साक्ष्य आने दें, नेता प्रतिपक्ष को अगर बोलना है तो वो सरकार पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप सिस्टम का मतलब प्रशासन को आप बार बार क्यों खुद से आप ये जजमेंट सुना रहे हैं कि प्रशासन जो है किसी खास मानसिकता या किसी खास पार्टी या किसी संगठन की विचारधारा से चल रहा है? ये कहकर तो आपने जजमेंट सुना दिया सीधे कि पुलिसकर्मी जो है वो भगवाकरण उनका हो गया है। सवाल ये, दूसरा ये कि अगर वो पुलिस अधिकारी इसी तरह के व्यवहार वाला व्यक्ति है, तो ये कैसे विपक्ष तय कर सकता है कि वो सिर्फ मुसलमान देखकर ही उसने किया? इसका मतलब है कि वो पहले भी इस तरह की दादागिरी करता रहा हो, कई लोगों से उसने किया हो इस तरह से। देखिए, जो व्यक्ति गलत होता है, जिसके आचरण गलत होते हैं, वो न हिंदू देखता है न मुसलमान देखता है। बिल्कुल, वो जो है वो इस तरह की हरकत करते रहता है, और ऐसे लोगों को बिल्कुल इस तरह की सेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं। और बल्कि मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को तो पता करना चाहिए कि भाई इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। वहां इलाके में जाते, कुछ लोगों से पूछते, उनके भी कार्यकर्ता होंगे, वो पूछते कि भाई पहले भी कई लोगों के साथ मारपीट उसने की होगी। लेकिन ये मीडिया में आकर कह देना कि मुसलमान भाइयों के खिलाफ नजर उठाई जा रही है और नजर को ठीक करने का हर तरीका हमें आता है, तो ये तो सीधे आपने कह दिया ना कि मुसलमान भाई। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये जो गंगा जमुनी तहजीब वाला जो बिहार है, अगर बिहार को ही हम लोग स्पेसिफिक होकर के बात करें, तो इसमें मैं तो नहीं मानता हूं कि इस तरह का, जब सिस्टम इस तरह का अलग अलग रंग में बंट जाएगा, फिर बचेगा क्या? और प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर नहीं बैठे हुए हैं। उनके बयानों में भी एक गंभीरता होनी चाहिए। इस तरह की बात जब वो बोलेंगे, इसका बड़ा रिएक्शन होगा, क्योंकि वो बोलेंगे तो लोग भरोसा करेगा उन पर कि वास्तव में कोई इस तरह का अत्याचार हो रहा है। वास्तव में क्या सिस्टम को सरकार इस तरह का निर्देश दे चुकी है कि आप आइडेंटिफाई कर करके लोगों को प्रताड़ित कीजिए, पीटिए और उनको अपमानित कीजिए? मैं मानता हूं कि इस तरह के बयानों से प्रतिपक्ष के नेता भी, देखिए चुनावी नैरेटिव अलग बात है, आप उसको जितना सुलझा लीजिए वो अलग बात है, वो गोलबंद होंगे नहीं होंगे, उसका लाभ मिलेगा घाटा होगा, लेकिन सामाजिक ताने बाने इससे बिगड़ते हैं, सामाजिक रिश्तों में तनाव आता है, शक की गुंजाइश बनती है। फिर सिस्टम किस बात का? कल 25 में तेजस्वी जी अगर इस सरकार के मुखिया होते हैं और इनके सरकार पर, सिस्टम पर कोई सवाल उठाता है, तो क्या पूरा सिस्टम इनके अनुसार? एग्जैक्टली वही है कि सरकार किसी की रहे, अगर उस वक्त कोई घटना हो जाए और यही बीजेपी आकर कह दे कि जो पुलिसकर्मी है उनका इस्लामीकरण हो गया है, तब कैसा होगा? तब तो फिर ये बट जाएगा ना, सिस्टम बट गया दो धर्मों में। नहीं, सिस्टम को तो आपको बांटना ही नहीं है। चुनाव लोकतंत्र में 5 साल पर होते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी जाते रहेंगी, पार्टियों का अलग अलग गठबंधन होते रहेगा, लेकिन सिस्टम तो वही रहेगा। और सिस्टम शपथ लेता है किसका? संविधान का। बिल्कुल, वो संविधान के प्रति उत्तरदायी है, न्यायालय के प्रति उत्तरदायी है। बिल्कुल डॉक्टर संजय, कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुंतल जी बताइए। ये और मैं फिर आपसे भी कुंतल जी कहूंगा कि ये सिर्फ विपक्ष नहीं, कुंतल जी एक चीज मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये विपक्ष से भी मैं सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन हाँ, विपक्ष को टारगेट करने की नियत से नहीं, ये समझना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का धर्म है कि सिस्टम को कम से कम आप लोग अपनी राजनीति के चक्कर में मत बांट दीजिए। और ये मैं फिर आपको भी चुनौती दूंगा कि सत्ता पक्ष भी वो डेटा लेकर आए कि कितने मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ, कितने हिंदुओं के साथ हुआ, सिखों के साथ हुआ, ईसाइयों के साथ हुआ, क्योंकि भाई ये कहा जा रहा है कि मुसलमान ही खतरे में। अभिषेक जी,
हमारे लिए तो जिन मौलाना के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ वो बिहार के सम्मानित नागरिक हैं, तभी एसपी साहब ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर एक्शन किया। स्टेट एक्ट कर चुका है, परंतु तेजस्वी जी जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, नेता विपक्ष हैं, नेता विपक्ष का एक्शन, नेता विपक्ष की सोच, नेता विपक्ष के बयान, और मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि नेता विपक्ष की राजनीतिक चिंता भी सांप्रदायिक हो गई है। अपनी यात्रा छोड़ करके वो आए और आकर के कहे कि साहब मुसलमान खतरे में है। रोज नेता विपक्ष हम पे आरोप लगाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के भी आरोप लगाते हैं, कहीं और तो यात्रा छोड़ के नहीं गए। इनके पिताजी, इनकी पार्टी, इनके पिताजी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि इनके पिताजी इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके पिताजी, इनका परिवार, इनकी पार्टी और ये खुद सिर्फ और सिर्फ एक सोच की राजनीति करते हैं बिहार में, और वो है सांप्रदायिक सोच। इनकी कुंतल जी, मैं फिर कह रहा हूं कि सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगाने के लिए या विपक्ष को टारगेट करने की नियत से नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको नेता प्रतिपक्ष को ऐसा लग रहा है, नहीं, अगर नेता प्रतिपक्ष को ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों पर ही ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि भाई वो बुलेटिन जारी करते हैं, आप भी डेटा लेकर आइए, तो कभी चर्चा हो कि प्रदेश में कितने मुसलमानों को टारगेट किया गया और कितने दूसरे धर्मों के लोगों को टारगेट किया गया। विपक्ष पे अगर विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि किसी एक सेक्शन को टारगेट किया जा रहा है, तो वो हमें साक्ष्य दें। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, परंतु जब पूरे बिहार को लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए ये बातें की जा रही है, तो ये बिहार की राजनीति। चलिए ठीक है, इसका जवाब आरजू खान जी दीजिए। छोटा छोटा रिएक्शन की का काउंटर का मौका मिलेगा एक दूसरे को। जी आरजू खान जवाब दीजिए, और मैं चाहता हूं कि इसका डेटा वाकई विपक्ष जारी करे, बहुत जरूरी हो गया है। आरजू खान जी एकदम जारी करेंगे, लेकिन यह हकीकत है कि नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। सिस्टम में बैठे हुए वो लोग कहां करप्ट है कि पता चलता है। बचौल साहब विधानसभा के अंदर महबूब आलम को गालियां देते हैं, दानिश कुंवर को संसद के अंदर गालियां दी जाती है, देवेश चंद्र ठाकुर पूरे मुसलमानों को गाली देते हैं। बिल्कुल, कहां चला गया इनका सिस्टम? नहीं, बिल्कुल वो गलत है। आरजू खान जी, इसको तो डंके की चोट पे कहा जा सकता है कि वो गलत है, लेकिन आपने पुलिस के अगर भगवाकरण का आरोप लगाया तो क्या वो 1 साल में हो गया? उनको निकालने के लिए कहां था इनका जर्जर सिस्टम? ये सिस्टम पे मैं सवाल उठाता हूं, कहां था ये सिस्टम? बताएं, क्या बिहार में या देश में सिस्टम नाम की कोई चीज है? तो ये बताएं। जो लोग दंगे के अपराधी होते हैं उनको क्या ये माला पहनाते हैं? ये बताएं, कहां है वो बेहुदा सिस्टम, वो बदनाम सिस्टम कहां है? आरजू खान जी, आरजू खान जी, आरजू खान जी, आरजू खान जी प्लीज, आरजू खान जी ऐसे सिस्टम को, आरजू खान एक मिनट समझिए ना। आरजू खान जी, आरजू खान जी, आरजू खान जी, बीजेपी ज्वाइन करवाते हैं, आतंकवादियों को टिकट देते हैं, सिस्टम को शर्म नहीं आती? नहीं आती क्या? कैसी बात कर रहे हैं आरजू खान? आप बात को फिर कहीं और ले जा रहे हैं। मैं बार बार उस मुद्दे पर आ रहा हूं, आप कहीं और घुमा रहे हैं। मैं जब कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आप आंकड़े लेकर आइए, हम उस पर डिबेट भी करेंगे, लेकिन लेकर तो आइए। जब हम कह रहे हैं कि आपके विपक्ष की बात को हम रखेंगे इस मंच पर, आप आंकड़ा लेकर आइए, तो आप ले आइए आंकड़ा। किस आधार पर आपने कह दिया कि सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है? 2014 से 2000, मैं तो आंकड़े ही आपको बता रहा हूं। नहीं, आप नेताओं की गाली देखिए, आप लोग आपस में क्या गाली गलौज करते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं आम जनता की बात कर रहा हूं। बिहार में कितने मुसलमानों की हत्या हुई और कितने हिंदुओं की हत्या हुई, आंकड़े लेकर आइए। ये सिस्टम कहां चला जाता है? ये सिस्टम कहां करप्ट हो जाता है? नीलाभ जी, चूंकि दोनों आदमी बोल रहे हैं इसलिए वहां आवाज नहीं आ रही है। नीलाभ जी, मैं आपके पास हाँ नीलाभ जी, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर विपक्ष की बात पर मैं डिबेट कर रहा हूं तो विपक्ष की उस बात को मैं गंभीरता से ले भी रहा हूं, तभी तो मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी से अगर बहस हो तो विपक्ष को आंकड़ा लेकर आना चाहिए कि प्रदेश में कितने मुसलमान मारे गए, कितने क्रिश्चियन मारे गए, कितने सिख मारे गए, कितने हिंदू मारे गए। मैं बिहार पर फोकस करूंगा और बिहार की बात जरूर करूंगा कि अगर इतनी सारी हत्याएं हुई और बुलेटिन जारी हुआ, तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं यात्रा छोड़कर आकर कहा कि हम बजा देंगे सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे या हम सबको सबक सिखा देंगे? तेजस्वी यादव अगर गए हैं, मौलवी साहब के साथ बुरा हुआ है, जाहिर तौर पर बुरा हुआ है, इसमें तो कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन यह कहना पड़ा, इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव के पास कुछ ऐसा आंकड़ा डेटा होगा ना कि मुसलमान खतरे में। अभिषेक जी, हाँ, विपक्ष के बैठे हमारे भाई कुंतल जी कह रहे थे
कि सांप्रदायिकता की राजनीति, और ये वो बोल रहे थे देश में सांप्रदायिकता की राजनीति की शुरुआत करने वाले यही लोग हैं। यह देश अमन चैन गंगा जमुनी तहजीब से चल रहा था, अमन चैन से चल रहा था। 2014 के बाद ये आरएसएस बीजेपी के मानसिकता के लोगों ने इस देश में ऐसा जहर सांप्रदायिकता का फैलाया कि विकास की राजनीति, रोजगार की राजनीति गौन हो गई और हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता की राजनीति ये लोग करने लगे। और उसके बाद से अभिषेक जी, मेरी बात को आप पहले सुनिए। उसके बाद से लगातार अकलियत समाज के हमारे भाइयों को टारगेट किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अगर आज कहा है कि कोई अगर आग उठाता है तो मैं ये, अगर उन्होंने कहा है तो बहुत सही कहा है। अच्छा नीलाभ जी, देश में एक सवाल ये उठा, आजाद कराने में जितना योगदान हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी है। बीजेपी के बारे में बीजेपी ये दावा भी करती रही है और बीजेपी के बारे में लोगों की ये धारणा भी बन चुकी है कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। ठीक है, ये बात एनडीए अभी सरकार में है ना, केंद्र में, बिहार में एनडीए सरकार में है ना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना, नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं, ये भी आप मानते हैं। केंद्र में भी बीजेपी बहुमत में नहीं है, इस बार एनडीए की सरकार है। मुझे एक बात बताइए, समीकरण का जो आपके विरोधी अभी कुंतल कृष्ण बता रहे थे, वो तो बिहार का बता रहे थे, एमओआई समीकरण किसका था, बाप समीकरण किसने बाद में बनाया, पीडीए फॉर्मूला किसका था। अब मुझे बताइए कि एनडीए का मैं बीजेपी की तो बात मान रहा हूं, आपकी बात कि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, एनडीए ने ऐसा कोई फॉर्मूला बनाया था क्या कि जो खास जाति और खास कौम को नहीं, बात घुमाइएगा नहीं। एमओआई समीकरण महागठबंधन का, बाप समीकरण खुद आरजेडी ने बताया, तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि नहीं अब माई के साथ ये बाप की भी पार्टी है। उसके बाद पीडीए, आपके सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, उन्होंने पीडीए फॉर्मूला दिया। तो भाई जाति के आधार पर बांटने का या खास वर्ग को टारगेट करके साधने का ये फॉर्मूला तो आप ही दे रहे हैं। अभिषेक जी, आप इसको सकारात्मक रूप से भी देख सकते हैं कि इस बिहार में पिछले 2 दशकों से जहां पे महाजंगल राज चल रहा है, वहां पे एक युवा तेजस्वी उभर के रोजी रोजगार की राजनीति को आप राजनीतिक व्यक्ति हैं। एक मिनट नहीं सुनिए, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजनीतिक खबरों के बारे में और राजनीति के बारे में मुझे समझ नहीं है। एमओआई समीकरण जिस वक्त था उस वक्त बीजेपी बिहार में कितनी ताकतवर थी, तब किसके डर से आपने एमओआई समीकरण बना दिया था बिहार में? अभिषेक जी, एमओआई हो या बाप समीकरण जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तब मुसलमान कोई खतरे में था क्या कि एमओआई समीकरण बोलना पड़ा? चलने का काम कर रहे हैं ना, हमने आप देखिए ना कि हम लोग तो सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। भाई साहब, तब बीजेपी नहीं थी कि जिसके डर से आपने मुसलमानों को खास तौर पर चुना गया, एमओआई समीकरण पे फोकस करना होगा। तब तो बीजेपी नहीं थी ना कि जिससे खतरा था आपको। देखिए अभिषेक जी, हम लोग सबको साथ में लेकर चलने का हम लोगों ने सबको साथ लेकर जो चलता है ना, वो पीडीए फॉर्मूला, बाप फॉर्मूला, माई फॉर्मूला नहीं देता। मुसलमान हो या दलित हो, हम लोग सबको सम्मान देने का काम किया है। देखिए हर पार्टी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बीजेपी पर भी ये ठप्पा है और आप पर भी ठप्पा है। बस आप अलग फॉर्मूले से करते हैं, वो अलग फॉर्मूले से तोड़ते हैं। तोड़ सब लोग रहे हैं, एकजुटता की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एकजुटता की बात हुई है तभी एमओआई की बात होती है, या बाप समीकरण की बात होती है? सिर्फ आपको दिखा। प्रयास करिए विनीत जी, ये समीकरण बना बनाकर सियासत करना ये देश के लिए खतरनाक होता जा रहा है। और ये सबकी बात मैं कर रहा हूं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। समीकरण क्यों बन रहा है भाई? सबको साथ लेकर क्यों नहीं वोट लेंगे? अभिषेक भाई, मैंने शुरुआती अपने बात में यही कहा, उसका साक्ष्य जो है आरजू भाई ने बैठ के यहां पे दिया। ये पूछिए कि दूसरे राउंड में इन्होंने क्या कहा था कि हम देश में 2 ही ग्रुप को मानते हैं, अल्पसंख्यक और दलित। अरे भैया, हम 4 को मानते हैं। बहुसंख्यक दलित का ही हिस्सा है, दलित बहुसंख्यक के हिस्सा, उनको बांटने की कोशिश मत कीजिए आप। अब चुप रहिए, मेरा बोलने का है, मेरा बोलने का समय है। अभिषेक भाई, ये गलत बात है। मैं तो मैं सबके साथ 1 to 1 बात कर रहा हूँ। आरजू खान जी, मैं सबके साथ 1 to 1 कर रहा हूँ, अपने समय सबके साथ 1 to 1 बात कर रहा हूँ, उनको भी करने दीजिए। ये गलत मत किया कीजिए आरजू खान जी, प्लीज। ये गलत बात देखिए, आपसे भी मैंने 1 to 1 बात की है, मैंने कुंतल जी को भी रोक दिया, सबको रोक रहा हूं एक दूसरे में बोलने से, प्लीज। हाँ विनीत जी, आप अपनी बात पूरी कर जी।
अगर आप लोगों को किसी को लगे कि मैं मौका नहीं दे रहा हूं तब आप नाराज हो सकते हैं। मैं सबसे 1 to 1 बात कर रहा हूं। जी विनीत जी। नहीं अभिषेक भाई, हमेशा से आप फेर रहे हैं तो उसमें किसी को कोई मुझे लगता है गुरेज नहीं होगा। यह बड़ा गंभीर मुद्दा है अभिषेक भाई, मैं बात कर रहा हूं। सनातन को कितना भी गाली दे लीजिए, विशेष करके राजद के नेता, लेकिन तेजस्वी यादव के मुख से कुछ नहीं निकलता है। अरे भाई, और धर्म समभाव की बात करते हैं आप, तो सबके साथ आपको समान होना चाहिए। एक आम मुसलमान से पूछ के देखिए, क्या वो इसको इस नजर से देखता है? नहीं देखता है। लेकिन तेजस्वी यादव, मैंने कहा कि मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। 25 के चुनाव में बुरी हार होने वाली है, इसलिए सांप्रदायिक जो आग है उसको सुलगाने की कोशिश करते हैं। लास्ट में दो लाइन आप ही को काउंटर करना चाह रहे हैं, मैं आप ही के पास अभी हूं चर्चा में। फिर से आते हैं। जी बोलिए। दिनकर मुझे फिर से याद आते हैं कि दिनकर कहते हैं रश्मिरथी में कि मूल जानना बड़ा कठिन है वीरों का रणधीरों का, गोत्र छोड़ धनु छोड़कर क्या होता है गोत्र रत्न रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पे शूर, और जाति धर्म का शोर मचाते केवल कायर कूर। राजद वही है। आरजू खान जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। आरजू जी आपकी बारी, बताइए। देखिए, सबसे बड़ा धर्म वही होता है जो सारे धर्मों को मिला के लेके चले। और ये जो इन्होंने कहा कि आपने सिर्फ 2 लोगों की बात की, मैं फिर से आपके चैनल पे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दो समुदायों को टारगेट किया जा रहा है, एक अल्पसंख्यक और एक अति पिछड़ा। ये चीज मैंने कहा था। और आप कहां चले जाते हैं 2014 के बाद? मोहन भागवत जी क्या कहते हैं और तमाम लोग क्या कहते हैं? इतने बच्चे पैदा करिए। अरे सुन लीजिए ना। अरे दीदी जी, अब सुनते नहीं है, अब सुनते नहीं है। खतरा आपने बताया, आपके खद्दी को खतरा है, इसलिए आप देश में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। सबसे बड़ी अगर ध्रुवीकरण की कोई नजीर है, कोई अगर एविडेंस है, तो वह है भारतीय जनता पार्टी। अपने गद्दी के लिए देश को 2 फट में करना चाहती है, और आप उसकी बात करते हैं। अरे आप उसकी बात करते हैं। आपने क्या किया? आपने सांसदों के साथ क्या किया? आपने विधायकों के साथ ठीक है, लेकिन ये फिर वही आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत हो गई। मैं डॉक्टर संजय के पास चल रहा हूं। डॉक्टर संजय, कंक्लूड करना है, छोटा ही रिएक्शन। डॉक्टर संजय जी। ये मुझे लग रहा है कि इसीलिए मैं कह रहा हूं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, ये बांटने वाली सियासत जो है ये देश के लिए बहुत खतरनाक होती जा रही है, और ये सब पर लागू है। लेकिन हां, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो फॉर्मूला जिसका मैंने जिक्र किया, ये सारे फॉर्मूले तो फिलहाल महागठबंधन की ही तरफ से निकल कर आए थे। क्यों फॉर्मूला देने की जरूरत पड़ती है कि हम इस समीकरण पर चलेंगे, हम उस समीकरण पर चलेंगे? क्यों? इसलिए कि मुद्दों से उनको भागना होता है। जो मौलिक जरूरतें हैं जनता की, अगर आप मौलिक जरूरतों पर जाएंगे तब तो घिर जाएंगे ना। तो जाति में, धर्म में, संप्रदाय में समाज को बांटो और वोट की फसल काटो, ये सबसे आसान है। और जनता बट भी जाती है, चूंकि वो लगता है कि ये हमारे जाति के नायक हैं, ये हमारे धर्म के नायक हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, दोषी जो भी हो, पुलिसकर्मी हो, डीएसपी हो, जो भी हो, सख्त से सख्त उनको सजा मिले, मैं इसका हिमायती हूं। लेकिन पूरे सिस्टम को अगर आप इस तरह से बांटिएगा, ये तो ब्रिटिश काल में होता था। ब्रिटिश पीरियड में ऐसा होता था कि जिसमें बांट दिया जाता था सिस्टम को। भाई, सरकारें बदलते रहेगी, सिस्टम को तो मत बांटिए। और खास करके वैसे लोग जिनको जनता फॉलो करती है, जिन पर जनता भरोसा करती है। विपक्ष का नेता लोकतंत्र में एक मायने रखते हैं। कोई ऐसी बात अगर वो बोल देते हैं जिससे लोगों के मन में एक डर का वातावरण पैदा हो जाता है, एक कहीं ना कहीं से ध्रुवीकरण की बात होने लगती है, समाज का ताना बाना बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि माहौल बिगड़ सकता है ना, कि चुनाव से पहले अगर चुनावी साल में आप इस तरह की बात कर रहे हैं, और मतलब ये तो कार्यकर्ताओं को तो आप जोश दिला रहे हैं, लेकिन प्रदेश का माहौल खराब हो जाएगा इसके चक्कर में। समाज का ताना बाना टूट जाएगा। और मैं कह रहा हूं, समाज बचेगा, राज्य बचेगा, तब तो आप राजनीति कीजिएगा। इसलिए वो दोषी को जिस तरह की भी सजा, डिस्चार्ज को डिस्चार्ज करा दीजिए, फांसी पर लटकवा दीजिए, लेकिन सामाजिक ताना बाना को रहने दीजिए, उसको मत तोड़िए। एक व्यक्ति ने कोई गलती की और उसकी वजह से पूरे सिस्टम को अगर आप कटघरे में खड़ा करेंगे, तो मैं मानता हूं कि इससे एक नफरत की भावना बढ़ेगी, ये नफरत मिटेगी नहीं। बिल्कुल। कुंतल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में कुंतल जी आ रहे हैं। आरजू खान जी प्लस आ रहे हैं सबके। जी कुंतल जी, बस 10 सेकंड, छोटा रिएक्शन। अभिषेक जी, राष्ट्रीय जनता दल का मूल राजनीतिक स्वभाव है जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति। हाँ, लेकिन कुंतल जी कम से कम आप लोग अपने शासन में ऐसा दिखाइए ना कि विपक्ष को ये डर ना लगे। भूरा बाल साफ करो अभिषेक जी, भूरा बाल साफ करो। पूरी की पूरी जातिवादी राजनीति की व्यवस्था है। लेकिन शासन में अगर आप बैठे हैं तो आपको भी ये सुनिश्चित करना पड़ेगा ना कि विपक्ष को ऐसा भय ना हो, विपक्ष को ऐसा डर ना लगे।
भाई हम समावेशी सरकार चला रहे हैं ना। चलिए आरजू खान जी तुरंत कमेंट कीजिए जी। आरजू खान जी, जनता बार बार हमें चुन के ला रही है। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तुम्हारा रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिया जाता है, तो इनको शर्म आती है या नहीं आती है? सत्ता के भागीदारों को शर्म आती है कि नहीं आती है कि देश के गद्दी पे बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री। विनीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विनीत जी, समय नहीं है हमारे पास, प्लीज आप बोल दीजिए इसी दौरान। अभिषेक भाई मतलब हमने कह दिया तो हमें शर्म आना चाहिए। ये कर्नाटक, चलिए ठीक है, मेरा समय है यार। अभिषेक भाई नहीं विनीत जी, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है, आप अपनी बात कह लीजिए, समय नहीं है प्लीज। अभिषेक भाई मतलब हमने कह दिया तो हमें शर्म आनी चाहिए, और आप कर्नाटक में कर रहे थे। चलिए ठीक है, चलिए मैं सबसे कहूंगा कि आप लोग कृपा करके ऐसा मत कीजिए, सिस्टम को कम से कम मत बांटिए अपनी सियासत के चक्कर में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही, नमस्कार।